हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी अब्बास बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन ऑफ फूड। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज की, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की, असिमिलेशन की एंड डाइजेस्टिव ऑर्डर्स की। रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, आपकी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज हैं, कौन सा जूस कब सिक्रीट होना है, सलाइवा कब सिक्रीट होना है, गैस्ट्रिक जूस कब सिक्रीट होना है, इंटेस्टाइनल जूस कब सिक्रीट होना है, तो ये बेसिकली कंट्रोल होती है बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म में। दो मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने कुछ देखा है ना, साइड का आपका मनपसंद फूड था, देखा आपने, उसको स्मेल करा या प्रेजेंस ऑफ फूड है कहीं पे, तो क्या होता है जैसे ही आप उसे देखते हो तो आपका सलाइवा सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, तो ये आपका न्यूरल कंट्रोल हो गया ना, कि आपने देखा और आपके नर्व्स ने देखा। जाहिर सी बात है, ये देखना भी तो एक न्यूरल मैकेनिज्म है। तो जो देखा, स्मेल करा, प्रेजेंस ऑफ फूड, ये आपको क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है। दूसरा क्या होता है, आपका जब फूड अंदर जाता है तो वहां पर क्या होता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है। तो ये क्या काम करता है कि लेयर होती है, ये क्या काम करती है, सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव हार्मोन्स को, बहुत सारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, अ, अ, आपके फूड गैस्ट्रिक जूस का और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब एनहांस करेंगे तो जाहिर सी बात है आसानी से फूड का डाइजेशन हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कम कर देते हैं, जब आपका फूड का डाइजेशन हो गया तो जाहिर सी बात है इनकी जूस का सिक्रीशन होने की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल होने लगता है, कम होने लगता है। तो यही मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म आपको याद रखने हैं, एक न्यूरल मैकेनिज्म है, एक हार्मोनल मैकेनिज्म है। हार्मोन जो आपके यूज होते हैं वो आपके गैस्ट्रिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होता है, सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, तो और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि आपके रिलीज होते हैं। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ही सिक्रीट करती है क्या, डाइजेस्टिव हार्मोन्स, और जो कि कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। देखने से, स्मेल करने से आपका क्या सिक्रीट होता है, सलाइवरी सिक्रीशन, जो किसके कंट्रोल में है, न्यूरल के कंट्रोल में है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो भी आपने फूड को डाइजेस्ट करा है, तोड़ा है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा, क्यों तोड़ा, एनर्जी के लिए तोड़ा, कि आपको एनर्जी मिल जाए। तो एनर्जी मिलेगी कब, जब वो एब्जॉर्ब होगा और आगे सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जो भी फूड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, इसको समझ लें आप। ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल स्टार्च का क्या रहा, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, ठीक है। तो जो एंड प्रोडक्ट है उसका ट्रांसफर करना फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सर्कुलेटरी फ्लूइड, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। किसी भी डाइजेस्टेड फूड के एंड प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दो आप इनटू द सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो आपका कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दो तरीके के आपके टाइप होते हैं, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, नंबर वन आपका ऑस्मोसिस, नंबर टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपके दो टाइप का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में हम लोगों को ये सब देखना है। फिर दो तरीके के हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होगा कि आपका जो फूड एंड प्रोडक्ट है वो आपका एब्सॉर्ब होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पैसिव में आप याद रखें एनर्जी का यूज कभी नहीं होता, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन जाएंगे तब एनर्जी का यूज नहीं होगा, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑस्मोसिस आएगा। ऑस्मोसिस ज्यादातर किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है। वाटर एब्जॉर्ब होगा तब हम ऑस्मोसिस करेंगे। दूसरा आपका आएगा पैसिव एब्जॉर्प्शन में या पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो दो तरीके से हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, ऑस्मोसिस से होगा। अगर वाटर हो रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल से अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो डिफ्यूजन कहला देगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन भी जो है वो आपका दो तरीके से होता है, ठीक है। पहला जो डिफ्यूजन है वो आपका है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है अलोन कैन बी ट्रांसफ्यूज। ये आप यहां देखें, आप ये मान लिए एक्स, ये ग्लूकोज के जी बना दिया, यहां पर
कोई भी प्रोटीन नहीं है, आराम से इधर से इधर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन। तो ये जो डिफ्यूजन हुआ ये आपका सिंपल डिफ्यूजन हो गया। दूसरा आप देखें, दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक बड़ी सी क्या लगी हुई है, ये आपकी कैरियर प्रोटीन लगी है। ये मान लिए अमाइनो एसिड है ना। इनको क्या हो रहा है कि यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने में जरूरत पड़ रही है किसकी, प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन की। ऐसा डिफ्यूजन जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़े टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऐसा डिफ्यूजन आपका कहलाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, जब कैरियर प्रोटीन के थ्रू आप करें। अब ये याद रखें कि अब एग्जांपल पढ़ देखिए, फैसिक सिंपल डिफ्यूजन में भी आपका ग्लूकोज अमाइनो एसिड होगा मगर कम अमाउंट में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपका ग्लूकोज अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो जाते हैं, होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका, या फिर सेकंड हम ट्रांसपोर्ट पढ़ें इसमें, तो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब होता है ए से एक्टिव, ए से एटीपी, भूलोगे नहीं। ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए से एटीपी। क्यों एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्यों उल्टा चलते हैं, लो कंसंट्रेशन से हम लोग हाई कंसंट्रेशन तक चलते हैं। जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, लो टू हाई, तो आपका एनर्जी लगनी लगनी है। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक तो लो जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी लग रहा है, तो उसमें क्या होता है भाई पैसे खर्च करो, यानी कि एटीपी खर्च करो, तो आसानी से चले जाओगे। तो इसमें हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड रीजन टू हाई कंसंट्रेटेड रीजन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी खर्च करके काम करेंगे तो वो आपका कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपको याद रखो, कहीं भी सवाल आए कि अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन, इनका ट्रांसपोर्ट क्या एक्टिव एब्जॉर्प्शन से होता है, आपका आंसर होना चाहिए यस। ये आपके एक्टिव एब्जॉर्प्शन से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनका होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, अब अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देखिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और फैटी एसिड ये आपके डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते बिकॉज दे आर वाटर इंसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है। हमें पहले ही क्या काम के बताया, डाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमने डाइजेशन में क्या सीखा कि भैया डाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाएंगे और इंसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाएंगे। मगर फैट जो होता है वो कैसा है, वाटर इंसॉल्युबल। तो इसका एब्जॉर्प्शन का तरीका ही अलग है। इसमें आपके सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड। इनका काम क्या है कि भैया ये जो फैट मॉलिक्यूल है या फैट ग्लोब्यूल हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दो, जिनको हम मिसल्स कहते हैं। ठीक, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे बाय द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, ये काम कर देंगे। ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आपका कहलाया इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन हो गया। अब ये मिसल्स जो हैं इनको भी हम लोग बदलते हैं किसमें, काइलोमाइक्रॉन्स में बदलते हैं। क्या करते हैं मिसल्स के ऊपर, इन्होंने देखो यहाँ पर क्या करा, ये आपको देखें, ये तीन दिख रहे हैं, ये तीन डॉट दिख रहे हैं, ये आपके मिसल्स है। इसके ऊपर सर्किल दिख रहा है, ये आपका एक प्रोटीन कोट है। ये जो है ये आपका प्रोटीन कोट है। ठीक, इस प्रोटीन कोट को जैसे ही हमने मिसल्स के ऊपर लगाया तो हमने इन मिसल्स को कह दिया हमने काइलोमाइक्रॉन्स। इन काइलोमाइक्रॉन्स को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, जो आपके विलाई, ये दिख रहा है आपको विलाई, इसमें लैक्टियल्स होती हैं, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, लैक्टियल्स में वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही है, किसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं आप काइलोमाइक्रॉन्स को, इनटू द लैक्टियल्स। लैक्टियल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जो कि विलाई में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या काम करता है, वहां से ब्लड में चला जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कि क्यों करा, फैट को हमने इतना इतना खेल क्यों करा, बिकॉज फैट इज वाटर इंसॉल्युबल। ठीक है, मोनोग्लिसराइड हो, डाइग्लिसराइड हो, फैटी एसिड हो, वाटर इंसॉल्युबल है। आप क्या करोगे, इसको बाइल सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, बॉडी के अंदर होती है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली होती रहती है। बाइल सॉल्ट क्या करेगा, इसको इमल्सिफाई कर देगा। इमल्सिफाई करने का मतलब क्या है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देगा, उसको मिसल्स करेंगे, मिसल के ऊपर प्रोटीन कोट लग जाएगा जिसको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहेंगे। काइलोमाइक्रॉन्स आपका इंटेस्टाइनल विलाई में जाएगा जहां पर लैक्टियल्स होंगे, लैक्टियल्स उसको आपको दे देगा ब्लड को। तो ये इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है लिपिड्स का। ऑलराइट, आगे देखते हैं। आगे है आपका और कौन से पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। देखो जहां देखो माउथ में होगा थोड़ा एब्जॉर्प्शन सर्टेन ड्रग्स का, स्टमक में होगा वाटर का, सिंपल शुगर का, कुछ ड्रग्स का, अल्कोहल का,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो मिनरल हो चाहे विटामिन हो, सबका एब्जॉर्प्शन होना है। जितने भी न्यूट्रिएंट है सबका एब्जॉर्प्शन कहां पर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है? वाटर का, और कुछ मिनरल्स और ड्रग्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगली बात देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट का आसानी से एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाता है भैया? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? विलाय। इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से विलाय होते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इन जेजुनम एंड ड्यूडेनम, इनमें क्या होता है? ज्यादातर विलाय मौजूद होती हैं एज कंपेयर टू ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इनमें आपका विलाय होता है दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर absorption। तो अगर कहीं पूछा जाए विच इज द एट विच एरिया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज डन, तो आपका आंसर होना चाहिए in the small intestine and mainly in jejunum and ileum because they contain villi and they are great in length and coiled होती हैं। coiled होने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे जाते हैं ना, coiled घूमी हुई होती हैं, सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा डाइजेस्टेड फूड का। कोई भी डाइजेस्टेड फूड हो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, ठीक। अगली चीज आपकी क्या है? एसिमिलेशन। इतना करा हमने, डाइजेशन करा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करा। अब क्या करना है? जो भी जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है उसको आप क्या करो? उसको सेल को दे दो। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर ले। कोई भी सेल हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपना एटीपी बना ले, ठीक है। लिवर है, वो एनर्जी चाहिए उसको किसके लिए? बाइल प्रोड्यूस करने के लिए। पैंक्रियाज है, उसको किस लिए चाहिए? उसको आपका पैंक्रियाटिक जूस भी बनाना है, उसको आपके हार्मोन भी सिक्रेट करने हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको एनर्जी लगती है। एनर्जी कैसे लगेगी, कैसे पूरी होगी? जब तक उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है? जो एब्जॉर्ब मटेरियल है उसको किसको दे दिया जाता है? कंसर्न टिश्यू के पास। और ये जो प्रोसेस है कंसर्न टिश्यू को देना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका एसिमिलेशन। ओके, अब तो ये बात हो गई जो आपका डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड था वो तो चला गया एसिमिलेशन के थ्रू कंसर्न टिश्यू के पास। और जो अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ जाएगा? अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस है जैसे कि आपका प्लांट फाइबर है, डेड बैक्टीरिया है, वो क्या बनाते हैं? उससे बनता है आपका फीसिस। ये फीसिस आपका कहाँ से होता हुआ? इस जगह से होता हुआ। ये आप देखिए, ये आपका इलियम है। इलियम से आपका क्या करेगा? सीकम में चला जाएगा थ्रू द इलियोसिकल वॉल्व। इस इलियोसिकल वॉल्व के जरिए आपका कहां चला जाएगा? सीकम में। क्या है? ये फीसिस है, अनडाइजेस्टेड है, ठीक है। इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू अब इलियोसिकल वॉल्व बंद हो जाता है जिससे कि फीसिस आपका वापस से इलियम में ना जा पाए। फीसिस यहां से होता हुआ आपका सीकम से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, आपका फिर डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, देन आपका स्टोर हो जाता है कहां पे? रेक्टम में जाके। और रेक्टम में फिर उसके बाद इसका रिमूवल हो जाता है जिसको हम कहते हैं डेफिकेशन या फिर इजेशन। इस तरीके से आपका पूरा यहां तक प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं करे? देखो, सबसे पहले हम बात करें जॉइंटिस की। जॉइंटिस क्या है? देखो, पीला पड़ना दे, सिंपल सी बात है, अगर आंखें और बॉडी आपकी पीली पड़ रही है, किसी की भी पीली पड़ रही है, तो मेनली क्या हो सकता है कि जॉन्डिस हो रहा हो। जॉन्डिस में क्या होता है? लीवर डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होने लगता है? बॉडी में क्या होने लगता है? डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल आपके कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं, ठीक है। और लिवर अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा तो आपका फैट का डाइजेशन भी सही से नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जिनको जॉन्डिस हो उसको आप उबला खिलाएं या फिर कम फैट वाला खाना खिलाएं, तो जिससे कि वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो जॉइंटिस में क्या होगा? स्किन और आई टर्न येलो ड्यू टू जरूर याद रखें, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ bile pigment, and this is the indication of liver damage. Next disease is vomiting. vomiting में क्या होता है बेटा? पेरिस्टालसिस का उल्टा समझ लो, एंटी पेरिस्टालसिस है। जो आपका बोलस स्टमक में गया था वो क्या होता है? वो आपका इजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द माउथ, है ना। तो ये आपका कहलाता है वॉमिटिंग एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है इसको, वॉमिटिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रखिएगा। वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, इंटेस्टाइनल कभी नहीं होगा। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ इज नोन एज
वॉमिटिंग, ये कहलाती है आपकी वॉमिटिंग। अगले हम पढ़ेंगे डायरिया। देखिए अगर किसी भी इंसान को वाटरी पीसेस आ रहे हैं लगातार, क्या हो रहा है उसको, वाटरी पीसेस हो रहे हैं, तो ऐसा कहलाता है, ये कंडीशन कहलाती है आपकी डायरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो फूड आपका एब्जॉर्ब होना चाहिए वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात, जब फूड कम एब्जॉर्ब होगा तो क्या होंगे, वाटरी पीसेस आएंगे। ये कंडीशन आपकी कहलाती है डायरिया। ऑलराइट, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट, जैसे कि मान लो किसी को एक हैबिचुअल होता है, भाई इस टाइम जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएंगे। मान ले किसी को एलिमिनेशन नहीं हो रहा है स्टूल्स का, यानी कि डेफिकेशन सही से नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो 2 दिन बाद हो रहा है, 3 दिन बाद हो रहा है, इनफ्रीक्वेंट हो रहा है, और स्टूल भी कैसा आ रहा है, ड्राई आ रहा है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है आपकी कॉन्स्टिपेशन। अब जरूरी है इसकी वजह जानना, क्यों भैया कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया किसी इंसान को। देखिए पेरिस्टालसिस, मैंने बताया पेरिस्टालसिस पूरा आपका इसोफेगस से लेकर आपकी रेक्टम तक आपका पूरा पेरिस्टालसिस चलता रहता है। जो भी फूड है, पहले बोलस का होगा, फिर काइम का होगा, फिर काइल का होगा, फिर फीसिस का होगा, सबका पेरिस्टालसिस होके बाहर निकालना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन हो रहा है, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन हो रहा है ड्राई स्टूल का। क्यों? क्योंकि आपका फूड जो है कहां अटक गया है, कोलोन में अटक गया है। अब कोलोन से आपका जब तक रेक्टम में नहीं आएगा तब तक ये एनस से बाहर नहीं निकलेगा। कोलोन में क्यों अटका है, बिकॉज कोलोन का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो आपका डिक्रीज हो गया है। जब कोलोन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फूड आपका रेक्टम में नहीं आएगा। जब फूड रेक्टम में नहीं आएगा तो एनस में कैसे आ जाएगा, ठीक है, एनस के थ्रू बाहर कैसे जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल। जो भी आपका ड्राई स्टूल है उसका इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होना आपका कहलाता है कॉन्स्टिपेशन, और इसकी वजह होती है कोलोन में सही से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना होना। लास्ट डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद एक और पढ़ेंगे इंडाइजेशन। अभी इंडाइजेशन की बात करते हैं, फिर हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की बात करेंगे। इंडाइजेशन का मतलब है सही से डाइजेस्ट ना होना। ठीक, आपने खाया खाना, ठीक, उसके बाद भूख ही नहीं लग रही, या फिर आपको भूख ही नहीं लग रही है, ठीक, आप ऐसा लग रहा है फुलनेस है, ठीक, क्यों है फुलनेस, बिकॉज इम्प्रॉपर डाइजेशन है, आपका कंप्लीट डाइजेशन हो ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है, मैंने पहले कहा ड्यू टू पे आप ज्यादा ध्यान दें। क्यों? बेचैनी, कई बार ऐसा होता है बहुत घबराहट होती है तो भूख मर जाती है, ठीक है। इन एडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, आपका जो हार्मोनल मैकेनिज्म है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा, तो एंजाइम सिक्रीशन भी सही से नहीं होगा, ठीक। या फिर आपने किसी ने खराब खाना खा लिया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, या फिर किसी ने स्पाइसी फूड खाना खाया है बहुत ज्यादा, तो भी क्या होता है, आपको फुलनेस सी फील होती है, बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। तो इनो वगैरह का आपने ऐड देखा होगा, तो वो क्यों दिया जाता है, इंडाइजेशन के केसेस में दिया जाता है, ठीक है। तो कंडीशन लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन इज नोन एज इंडाइजेशन। ये इंडाइजेशन होता है कि भैया पेट भरा भरा लग रहा है, हम खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है, ये आपका इंडाइजेशन है। कुछ नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया, फिर भूख नहीं लग रही, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, ठीक। आगे लास्ट डिजीज, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पैम, ठीक है। इनमें 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद कर लिए। देखिए 2 डिजीज हैं, एक कवाशिरकोर है, दूसरी आपकी मेरेस्मस है। होती क्या है ये डिजीज आपकी, क्या है, डेफिशिएंसी है प्रोटीन की मेजरली, और बाकी कैलोरीज की डेफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। दो आपको इसमें पढ़ना, एक मेरेस्मस और दूसरा क्या हुआ, श्योकर। तो ये दोनों ही बच्चों में होती हैं। आपसे सवाल क्या आ सकता है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको सुनिए, मेरेस्मस समझ जाइए, आगे आप सभी समझ लेंगे, ठीक। मेरेस्मस की डेफिशिएंसी क्या है, बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, बस बोथ को याद रखिए। मेरेस्मस इज बिकॉज ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज डेफिशिएंसी। जो प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको बच्चों को डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं मेरेस्मस। और ये होगी लेस देन 1 ईयर, बस यही डिफरेंस है कवाशिरकोर और मेरेस्मस का। अभी आगे और समझ में आएगा क्यों भैया, क्यों होने लगी बच्चों को, ये रीजन क्या था। ये मदर्स मिल्क जो था वो नहीं मिला, उसके बदले क्या दिया गया, पुअर प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू फूड दिए गए। ऐसे फूड दिए गए जिसमें कैलोरिफिक वैल्यू वैल्यू भी कम थी, उसमें कैलोरीज कम थी, दूसरा घटिया या फिर कम क्वालिटी में प्रोटीन था, ठीक। ज्यादातर ये होता है कि अगर मदर को सेकंड प्रेगनेंसी है, ठीक है, और ओल्डर इन्फेंट जो है बहुत ज्यादा यंग है, तब भी ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो मेनली क्या है मरसमस में, इट इज ड्यू टू
बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज डेफिशिएंसी लेस देन ईयर। दो पॉइंट को याद रखिए, एक ये पॉइंट प्रोटीन एंड कैलोरीज और लेस देन अ ईयर में होगी मरसमस। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? भैया इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाएगी, अब कुछ खाएगा ही नहीं जो है ना, तो ये रहेगा हाल, ये रहेगा हाल, ये हाल रहेगा, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्रोथ होगी, एक्सट्रीम एमेसिएशन होगा, एमेसिएशन होगा, थिन लिम्स होंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, स्किन भी बिल्कुल ड्राई थिन रिंकल्ड हो जाएगी, डिक्लाइन ग्रोथ होगी। जाहिर से कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा। इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड मेंटल फैकल्टीज, ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे? सिम्टम्स ऑफ मेरस्मस। अगले जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में है, दैट इज क्वाशिरकोर। अब यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर आपको गौर करना है, इट इज ओनली ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्वाशिरकोर और मरस्मस में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि एक जो बीमारी है वो दो चीजों से डिफिशिएंसी से हो रही है। मरस्मस आप देखा होगा, आपने पढ़ा भी कि ये जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन प्लस कैलोरीज की, मगर क्वाशिरकोर इज ओनली ड्यू टू, स्पेसिफिकली ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड इट ऑकर्स, ठीक है, इन मोर देन 1 ईयर इन एज। जो बच्चे 1 साल से ज्यादा के होते हैं उनमें ही होता है क्वाशिरकोर। जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं उनमें क्वाशिरकोर नहीं होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट इज रीजन वही है। रिप्लेसमेंट क्या है? मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है हाई कैलोरी के फूड से, बट उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है? लो, जिसकी वजह से बच्चों को डिजीज हो गई क्वाशिरकोर। साल क्या थी? एक। अब आप यहां पर देखेंगे इनकी पिक्चर्स में भी डिफरेंस था। मरस्मस के पिक्चर्स में और क्वाशिरकोर की पिक्चर में डिफरेंस है। आप देखें यहाँ पे मरस्मस में क्या था कि फैट नहीं था, मगर क्वाशिरकर में क्या होता है कि बच्चों की बॉडी में क्या दिखता है? फैट दिखता है अंडर द स्किन एंड कई बार ओडेमा और स्वेलिंग भी दिखती है इन द बॉडी पार्ट्स लाइक दिस। इसमें भी आपको दिख जाएगा कि ओडेमा भी है और स्वेलिंग भी है। तो क्वाशिरकर मरस्मस में आप डिफरेंस याद रखिए, आसानी से 4 नंबर पा लेंगे। मरस्मस आपकी दो चीजों की डेफिशिएंसी से हो रही है, प्रोटीन प्लस कैलोरी, एंड अंडर द 6 मंथ तक बच्चे होते हैं उनमें ही बीमारी पाई जाती है, ठीक है। क्वाशिरकर स्पेसिफिकली टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। ओके, तो ये था आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।